नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्र, सबसे पहले तो आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को 1857 के प्रथम क्रांतिवीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम अग्रदूत, मेरे लिए खास तौर से आदरणीय, चूंकि वो परमार वंश के ही थे, परमार पुत्र थे और मैं परमार हूं, तो मेरे लिए तो मेरे पूर्वज थे वो। तो ऐसे महामानव परम श्रद्धेय बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव पर मैं उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाता हूं। उनके लिए क्या कहूं, मेरे पास शब्द कम है और उनकी महानता अपरंपार है। सिर्फ सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मित्रों, आज बात की शुरुआत करने से पहले एक सूचना से आपको दे दूं। ये पुष्ट सूचना है, अखबारों में भी अब छप चुके हैं। हालांकि सबसे पहली बार इसको उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा ने ट्वीट किया था, तब भी एक खबर पुष्ट ही था, क्योंकि नवनीत सिकेरा अपुष्ट खबरों को नहीं पुष्ट करते। लेकिन आज पेपरों में भी छप गया, कई जगह आया, टीवी चैनल पर नहीं आया। मतलब टीवी चैनल पर तो आता ही नहीं ना कोई चीज। खबर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोग राजस्थान के सीकर में कोरोना के वजह से क्वारंटाइन किए हुए थे। वो एक स्कूल में उनको क्वारंटाइन किया गया था। जब उन लोगों ने स्कूल की दशा देखा तो देखा कि यार, वर्षों से इसमें कोई रंग रोदन नहीं हुआ, सफाई नहीं हुआ है, झाड़ फानूस और बड़ी गंदी और दीनहीन स्थिति में वो स्कूल है। अमूमन जिस तरह की सरकारी बिल्डिंगें होती है, मतलब सरकारी कर्मचारी लाल और सरकारी कार्यालय बिहार, ये हर जगह का है, राजस्थान कोई उसमें अलग नहीं है। तो उन मजदूरों ने वहां के सरपंच को कहा कि सर, अगर आप हमको इंतजाम करके दे दें तो हम इस स्कूल का ना पेंट वेंट करके इसको सुधार कर देंगे और बदले में हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। ये गांव हमको शरण दिया है, तो बदले में हम तो कुछ करें, चूंकि हम पूर्वांचल के लोग हैं और हम तो, हमारे लिए कोई पसीना बहाता है तो हम गर्दन कटवा देते हैं। हम बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के हैं भाई, हम पूर्वांचल के लोग हैं, हम इस बात का कोई पेमेंट नहीं लेंगे। प्रधान को लगा कि यार ये ऐसी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंतजाम करा करके दिया। 10 दिन के अंदर वो स्कूल पता ही नहीं चला वो कहाँ गया, जो झाड़फूंड और गंदा वाला था। वहां एक खूबसूरत सुंदर सा स्कूल का निर्माण हुआ, पेंट वेंट करके स्कूल बहुत शानदार रंग में आ गया। प्रधान ने कहा कि यार, स्कूल का काया गलत बन गया, अब आपको इसकी मेहनताना लेनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि मैं आपको पहले बताया कि हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं और पूर्वांचल के लोग किसी भी उपकार की बदला अपना जान दे करके भी देते हैं, तो कहते हैं कि कम है, ये तो स्कूल है, विद्यालय के लिए हमने किया, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है पूर्वांचल का परंपरा। उस सब नाम में सिंह, परमार, तिवारी, दुबे, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। और एक वो जाहिल लोग हैं जो डॉक्टरों को हमला करते हैं, थूकते हैं, बदतमीजी करते हैं और ऊपर से उन्हें धमकाते भी हैं। फर्क है अपने अपने संस्कार पर, फर्क है अपने अपने सोच पर। उनको उनका फर्ज मुबारक, उनको उनका संस्कार मुबारक, हमको हमारा संस्कार मुबारक। उन बिहारी दिहाड़ी मजदूरों को मैं श्रद्धा से उनके सामने भी सिर झुकाता हूं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर हमारे पूर्वांचल के आन बान शान को झुकने नहीं दिया। परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब, परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो, उन लोगों ने हमारे प्रतिष्ठा को ऊंचा रखा, पूर्वांचल का नाम ऊंचा रखा। वो बधाई के पात्र हैं। वो कुंवर सिंह की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 1857 में अंग्रेज भाग गए थे, तो ये कोरोना जरूर भागेगा। मुझे उनके मेहनत पर, जज्बे पर, ईमानदारी पर भरोसा है। मित्रों, आज बात, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा है, कि सवाल अर्नब गोस्वामी पर या सवाल अर्नब गोस्वामी का, दोनों ही प्रश्नों का बात बारी बारी से करते हैं। पहली बात, सवाल अर्नब गोस्वामी का, कि अर्नब गोस्वामी ने क्या सवाल किया, और दूसरा कि अर्नब गोस्वामी पर सवाल क्या है। इस बात की शुरुआत करने पहले आपको बताऊं, आज दिन भर फेसबुक पर तो ये छाया रहा, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर ये ट्रेंड ही किया, हैशटैग सोनिया, हैशटैग एंटीनो मैंटीनो, जो भी हो, मैं वो नहीं रखना चाहता, पूरा ट्रेंड किया। और बिल्कुल दो धर्म में बटा हुआ हमारा देश देखा। कुछ लोग अर्नब के पक्ष में, कुछ लोग अर्नब के विपक्ष में, कुछ लोग सोनिया जी की भक्ति में, कुछ लोग सोनिया जी के विपक्ष में। आज मेरा मैंने जो जवाब लिखा अपने कई मित्रों को, कई मेरे बड़े करीब मित्र हैं, बेशक उनका विचारधारा में से नहीं मिलता है, किसी का अलग है, वो अलग बात है, बट है बड़ा घनिष्ठ संबंध हमारा उनसे। तो हमने अपने कई मित्रों के उस पर लिखा है कि देखिए,
अर्णब गोस्वामी से आप नाराज हो सकते हैं, आपको उससे मतांतर हो सकता है। अर्णब गोस्वामी ने जो किया मैं उसका विरोध करता हूं। अर्णब गोस्वामी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरीके का इस्तेमाल किया, वो बेशक निंदनीय योग्य है, नहीं माननीय योग्य है, लेकिन फिर भी अर्णब गोस्वामी पर किसी राजनीतिक दल के द्वारा एफआईआर कराना मैं जायज नहीं ठहराता। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर अर्णब गोस्वामी गलत है तो उन पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, पत्रकार परिषद, पत्रकार एसोसिएशन, पत्रकारों की कई सारी बहुत मजबूत मजबूत एसोसिएशन है जो उन पर एक्शन ले सकती है, उनको बांड कर सकती है, उनकी पत्रकारिता के लाइसेंस छीन सकती है, उनको टीवी पर बोलने से मना कर सकती है अगर उसको लगता है कि इसमें कोई कमी है। तो सबसे बड़ा वो टीवी पत्रकार है, तो टीवी पत्रकारों का एक सबसे बड़ा मजबूत संगठन है एडिटर गिल्ड है, जिसके एसके सिंह जी अध्यक्ष हैं। बड़े सक्षम आदमी, बड़े अच्छा आदमी, उनको उनके नेतृत्व पर मुझे पूरा भरोसा है। तो उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकारों पर राजनीतिक दल के द्वारा एक्शन लेना और न्यायालय के माध्यम से उनको कन्विक्टेड करवा देना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि फिर कोई पत्रकार किसी के विरुद्ध आवाज उठाने की साहस नहीं करेगा। उसके सामने ये नजीर होगा कि फलाने पत्रकार ने प्रश्न किया था तो बिहाइंड द बार है, मैं क्यों पूछूं। ये परंपरा गलत होती। परंपरा ये होती कि अगर एडिटर गिल्ड को लगता है कि अर्णब गोस्वामी ने गलत किया है तो उसके पत्रकारिता से बाढ़ कर सकते थे, उसको कुछ दिन के लिए बैन कर सकते थे, उसको एक सुधार का सुझाव दे सकते थे, या कहते कि नहीं स्वतंत्रता है और इसने बोला वो स्वतंत्रता का तहत आता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला, वहीं पर मामला खत्म हो जाता। यही मेरा मांग था। मैं आज भी अभी भी जब आपसे बोलूंगा, आगे कई तरह की बात बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या कह रहा है। मैं इसीलिए पहले क्लियर कर देता हूं कि मेरा अपना मानना है कि अर्णब गोस्वामी पर मुकदमा राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अर्णब गोस्वामी अगर किसी बात का दोषी पाया जाता है तो उस पर पत्रकार परिषद, पत्रकार एसोसिएशन, एडिटर गिल्ड एक्शन ले, वो हमको स्वीकार है, वो हमको मंजूर है। अब आते हैं पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर सवाल या अर्णब गोस्वामी का सवाल। सबसे पहले लेते हैं अर्णब गोस्वामी का सवाल, क्योंकि उसने जो सवाल किया तभी तो बवाल हुआ। तो अर्णब गोस्वामी के सवाल पर बात करते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि अर्णब गोस्वामी ने जिस लहजे का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। उस तरह की लहजा आप ताली बजा बजा करके एक महिला के लिए इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो भी महिला जो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक सरकार उसके उंगली पर चला हुआ है, 10 साल तक वो रिंग मास्टर के रूप में सरकार चलाई है, उसके लिए आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अब बात अर्णब गोस्वामी ने जो प्रश्न किया है, अर्णब गोस्वामी ने क्या प्रश्न किया कि पालघर में जो निहत्थे साधुओं पर एक भीड़ ने हमला किया है उस पर सोनिया जी चुप क्यों है। हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी कहा, मैं अपने संस्कार के वशीभूत मजबूर होकर के सोनिया जी ही कहूंगा। मेरे लिए सोनिया जी आदरणीय है, देश की महिला है, मेरे से उम्र में बड़ी है, राजनीतिक पार्टी की हैसियत है, औकात मुझसे बड़ा है, लोकसभा की चुनी हुई सांसद है, तो मैं मेरे तो उनका मुकाबला नहीं है, तो मैं उनको आदरणीय सोनिया जी ही संबोधित करूंगा। अर्णब गोस्वामी का ये प्रश्न कहीं से भी उंगली उठाने के योग्य नहीं है। अर्णब गोस्वामी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। सवाल यह है कि सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस कांड की सुनने के बाद सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी, रात भर नहीं सोई थी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद उनके यहाँ गए होंगे। मुझे तो इतनी सीधी जाने की परमिशन ही नहीं है सोनिया जी के पास। हालांकि मैं सोनिया जी को मिला हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर के टाइम लेकर मैं गया हूँ, उनको देखा हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई फूट कर रोने कहने की हैसियत मेरी है नहीं। मैं तो एक दर्शक गया, मिला, फोटो खिंचवाया, घर आ गया। तब अगर सोनिया गांधी बाटला हाउस इनकाउंटर पर रोई थी तो पालघर में तो उनका कलेजा फट जाना चाहिए था, वो तो बेहोश हो जाना चाहिए था, उनका तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था। जितनी बड़ा विभत्स घटना पालघर में हुआ, क्योंकि वहां तो इनकाउंटर हुआ, इस संदेह में नहीं, इस भरोसे में कि वो आतंकवादी थे। बाद में उसको राजनीतिक लाभ के लिए आप किधर घुमा रहे, क्या घुमा रहे हो, वो एक अलग मैटर है। जिस वक्त उनको शूट किया गया था वो आतंकवादी थे, और आप ही का गृह मंत्री फ्रेम पर कह रहा है कि आई हैव एविडेंस कि वो अपराधी थे। हालांकि आपका महासचिव दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं वो निर्दोष बच्चे थे। वो आपका अपना मामला था, आपका इंटरनल मामला था। मैं सरकार का बात मानूंगा, क्योंकि सरकार के पास सुविधा होती है जांच का,
सरकार के पास सुविधा होती है रिपोर्ट लेने का, सरकार के पास कई तरह की एजेंसियों की रिपोर्टिंग लेने का माध्यम होता है। तो सरकार जो बोल रही है वो एंथेटिक है, वो प्रमाणित है। और उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि वो आतंकवादी है और पुलिस ने ठीक कार्रवाई किया है। अब अगर पुलिस ने ठीक कार्रवाई किया, एक जाना बुझा इनकाउंटर में एक आतंकवादी को मारा, उस पर अगर आप फूट फूट कर रो रही हैं और पाल घर के बाद आप जिंदा है, क्योंकि अगर आप मर गई होती तो अब तक तो टीवी में आ जाता, कोहराम बज जाता, कोरोना से बड़ा खबर होता ना आपका मरना, आपको हार्ट अटैक आ जाता, आपका दिल का दौरा पड़ जाता, आप अस्पताल में भर्ती हो जाती, कोरोना से बड़ा खबर होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो सोचने वाली बात है आदरणीय सोनिया जी। ये तो प्रश्न आपके ऊपर मुंह बाय खड़ा है कि जो महिला बाटला हाउस इनकाउंटर में आतंकवादियों के गोली लगने से रात भर नहीं सोई है और फूट फूट कर रोई है, वो एक निहत्थे साधुओं को एक भीड़ के द्वारा पीट पीट करके मार दिए जाने पर एक मुंह भी निकला, एक बयान भी नहीं दिया। आप बयान नहीं देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ये मुझे मालूम है, लेकिन आप ट्वीट करती हैं, आप स्टेटमेंट जारी करती हैं। अखलाक वाले को तो आपने बोला ही था ना, पहलू खान पर तो आपने बोला ही था। जब भी कोई ऐसा घटना होता है जिसमें हिंदू छोड़ करके कोई इन्वॉल्व हो तो आप बोलती हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप बोलती ही नहीं है। तो अगर आप उसमें बोलती हैं तो इसमें चूक क्यों है? ये प्रश्न तो मुंह बाय खड़ा है। मैं सोनिया जी ही कहूंगा, आदरणीय कहूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न जायज है। कोई चाहे तो मेरे ऊपर केस कर सकता है, लेकिन मेरे केस करने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे कि आदरणीय सोनिया जी पाल घर घटना पर रोई क्यों नहीं? अगर वो उस वक्त रोई थी बटला हाउस इनकाउंटर में तो। दूसरा सवाल है पाल घर की निर्मम घटना, निर्मम हत्या। वो हुआ क्या? सीधा वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस उन दो निर्दोष प्राणियों को ले करके आके भीड़ के जिम्मे सुपुर्द करते, वो सीधा वीडियो में दिख रहा है। वो कोई डॉक्टरेट वीडियो नहीं है, कोई उसमें संदेह का कोई गुंजाइश नहीं है। आताताई भीड़ के सामने उसको प्रस्तुत कर रहा है और वो अपने हट जा रहे हैं, भीड़ उनको पीटने लगती है और वो नपुंसक की तरह से खड़ा मूक दर्शक बने हुए हैं। सरकार आपका है, वहां पर गृह मंत्रालय आपकी जिम्मे है। बड़ा सोचने वाली बात है। पुलिस कांग्रेस के पास है, मुख्यमंत्री वहां है। कोलिशन में आपको पता होना चाहिए कि जो जिस मंत्रालय कोटा में मिलता है वो अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है, उसमें किसी को पूछने नहीं लगता है। ये हमने देखा है केंद्र में भी। कोलिशन में मेरा मंत्रालय मेरा, मैं चलाऊंगा, उसमें तेरा कोई मतलब नहीं है। बेशक मुख्यमंत्री सबका चीफ होता है, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय देशमुख के पास है तो इसमें चीफ आप नहीं है, देशमुख चीफ है। और देशमुख ने कहा है कि ये गलतफहमी की वजह से हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वहां का सरकार ही गलतफहमी में बन गई थी। लोगों को गलतफहमी था कि हम शिवसेना को वोट दे रहे हैं तो वो मोदी जी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन उसी गलतफहमी में शिवसेना कुछ सीट पा गई और बाकी लोगों को मिलकर के सरकार बना दी। प्रेम सिंह जी, ज्ञान भास्कर जी, मैं आपके बातों का जवाब दूंगा, कृपया बने रहेगा। मैं पहले अपनी पूरी बात रख लूं, ये बड़ा जरूरी मुद्दा है, भटकना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया बने रहिएगा। अब सवाल है कि अर्णव गोस्वामी का वो प्रश्न जायज था या नाजायज था? लेकिन सोनिया जी, प्रश्न का जवाब देना तो बनता ही था आपके तरफ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको धर्म के एंगल पर जोड़ने वाले जान लें, जो लोग मिले हैं ना उस सबका नाम फलाना फलाना फलाना, मतलब वो नाम से हिंदू बताने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपका नाम अगर समीर है तो कैसे पता चलेगा कि आप समीर खान है या समीर कुमार है? अगर आपका नाम मुन्ना है तो आजकल मुन्ना खान और मुन्ना सिंह और मुन्ना परमार में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जितने लोगों का नाम हिंदू है वो सबके सब कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। वो जो इलाका है वो क्रिश्चियनिटी के लिए मशहूर इलाका है, वहां पर धर्मांतरण का अंधा खेल होता है और वहां पर धर्मांतरण होने का काम ही होता है। और धर्मांतरण किसके इशारे पर होता है ये संदेह वाला बात नहीं है, ये कोई माइक्रो साइंस नहीं, दुनिया जानती है। धर्म, चूंकि मैं खुल के वो नाम नहीं रखूंगा, मेरे बच्चों की शादी करना है, एक आसाराम बापू ने खुल के नाम रखा, आज जेल में है। आसाराम बापू पर कोई सीधा अपराध नहीं है और ना ही अभी तो कोई अपराध साबित हुआ, लेकिन चूंकि सैया भय कोतवा तो आपको डरा रहेगा। आसाराम बापू का गलती यही थी कि आसाराम बापू ने धर्मांतर हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में बनाने वाले के संरक्षक का नाम सार्वजनिक कर दिया था। उनका यही अपराध था और उस वक्त वो सत्ता में थी और वो बेचारे अंदर है। अंदर हो जाने के बाद तो मेरे और आप में से किसी से कोई अंदर हो जाए और कोई बड़ी आदमी का संरक्षक हो तो 100 आदमी गवाही देते हैं कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। सच्चाई ये है कि आसाराम बापू
उसी केस में बुक हुए हैं जो केस मैं अभी आपको बता रहा हूं। दूसरा आपका कि अर्नब गोस्वामी का अगर प्रश्न तीखा था, आप उसका जवाब दे देते। उस पर एफआईआर किस कानून के अंतर्गत किए हैं? लोकतंत्र में पत्रकारिता निष्पक्ष है और उस पर केस करने का राइट आपको कहां से आया? जिस तरह से आपको निचले कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, राष्ट्रपति तक जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र तक जाते हैं। अगर आपको अर्नब के किसी प्रश्न से असहज महसूस कर रहे थे, असहमत व्यक्त कर रहे थे, तो आप एडिटर गिल्ड में जाते कि भाई इसका लाइसेंस कैंसिल कर, तो इसे पत्रकार मत हटा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अर्नब पर सीधा हमला कर दिया। पता चला कि 11-12 दफाओं में अर्नब पर एफआईआर हुआ है और देश भर के कई जगह अर्नब पर केस हुआ है। अब चूंकि इतनी ज्यादा उस पर केस हो गई है, उससे यह होगा कि अब अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1-2 केस होता तो होता, अब सैकड़ों हजारों केस होगा। वो एक एप्लीकेशन लगा देगा कि मैं देश के कहां का कोने में जाऊं, सबको दिल्ली बॉम्बे कहीं एक बुला लीजिए, सब केस बॉम्बे आ जाएगा। जो लोगों ने बलिया से केस किया है वो बॉम्बे आते आते इतना भाड़ा लग जाएगा कि वो विड्रॉ कर लेंगे। मतलब उस केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो मुद्दा खत्म। अब सवाल है कि अर्नब पर सवाल, अब तो अर्नब का सवाल ये था, सवाल बड़ा लंबा है, मेरा आधे घंटा का कार्यक्रम होता है, बट अब अर्नब पर सवाल, अर्नब पर सवाल है जो आज फेसबुक सोशल मीडिया से पता चला कि अर्नब दलाल है, भाजपा का पक्षधर है, हिंदूवादी है। मान लिया, एकदम सत्य बोल रहे हैं आप, बिल्कुल भाजपा का दलाल है, मैं मान लिया है आपकी बात को, हालांकि मेरे पास दलाली का प्रूफ नहीं है। हिंदूवादी है, मान लिया, बल्कि मेरे पास इसका सबूत नहीं, बट आपने कहा तो आपका बात मान लिया। तो फिर रवीश कुमार कौन है? पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी, वो जो रस्सी बढ़ते हुए प्रश्न करता, वो क्या है? विनोद दुआ क्या है? और सब लोग क्या है? उन लोगों के विषय में कुछ बताइए। सबसे और सही बात तो यह है कि आज के तारीख में देश में कोई पत्रकार है, और जो पत्रकार है उसके यहां तक हमारी पहुंच नहीं है, और जो सही में पत्रकार है उसका समाचार चैनल और अखबारों तक पहुंच नहीं है। हर आदमी खेमे में बटा है, कोई कांग्रेस का पत्रकार है तो कोई भाजपा का पत्रकार है, कोई सपा का पत्रकार है, कोई बसपा का पत्रकार है, और कोई पैसे का पत्रकार है, कोई भीड़ का पत्रकार है, कोई मजे लेने का पत्रकार है, कोई किसी एजेंडे के खास तौर पत्रकार है। आज की तारीख में जनता का पत्रकार कोई नहीं है। मैं एक भी पत्रकार को नहीं देख रहा हूं जो जनता का पत्रकार है, जो जनता का प्रश्न पूछ रहा है। और अगर जनता का प्रश्न पूछने वाला पत्रकार सही में कहीं है तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से असल वाला संत किसी पहाड़ी और कंदरा में जाकर के अपना बेचारा मौन धारण किए हुए लीन होकर भगवान की भक्ति कर रहा है, लोगों को पता नहीं चला है, और जो टीवी पे आते हैं वो ड्रामा वाले साधु हैं। बिल्कुल उसी तरह से है। अगर कोई पत्रकारिता है तो बेचारा अपने हालत को रो रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अर्नब पर आपको सवाल है कि अर्नब हिंदूवादी है, मोदी का चमचा है, अमित शाह का बात मानता है, भाजपा ने पैसा लगा रखा है, आपकी सब बात मान लिया, तो एनडीटीवी में किसका पैसा है? एनडीटीवी किसका पक्ष लेता है? आप ये भी बताइए। हम एनडीटीवी में नहीं पूछते कौन जात हो भाई, ये पत्रकारिता है कि आप आम भीड़ को पूछे कौन जात के हो? ये कौन सी पत्रकारिता है? अगर अर्नब पर प्रश्न है तो भारत के कोई भी पत्रकार पर बिना प्रश्न लगे छूट ही नहीं सकता। आपको ये बात सोचना पड़ेगा, आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि अर्नब पर प्रश्न है तो किस पर प्रश्न नहीं है जिसके आप नाम लेते हैं। पत्रकारिता धूसरित हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है, पत्रकारिता अपने विश्वास खो चुकी है। जनमानस में पत्रकारिता का कोई कदर, कोई चीज रही नहीं गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान के सीकर में कुछ पूर्वांचल के मजदूर भाइयों ने एक स्कूल में क्वारंटाइन के रूप में शरण लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम खाली बैठे हैं, ये स्कूल का हालत खराब है, हमें रंग वंग दे दीजिए, हम इसका पेंट कर देंगे। ये किसी टीवी में नहीं चला, जबकि ये समाचार था, मोटिवेशनल था। ये समाचार अगर टीवी में चलता तो आता कि भाई क्वारंटाइन में और भी मजदूरों को समाचार को सुनते तो कहते यार हम भी यहाँ खाली बैठ करके ताश खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम कहा नहीं किसी का दीवार उवार पेंट करके कुछ कर लेते हैं, देह में जंग भी नहीं लगेगा, सक्रिय भी रहेंगे, और एक याद आएगा कि बिहार और पूर्वांचल के लोग कुछ यहाँ पर ठहरे हुए थे, इसका दशा दिशा ही बदल करके चले गए। ये किसी समाचार पर नहीं आया। इस समाचार की पुष्टि मैं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कैडर का वरिष्ठ आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा, आप लोग जानते होंगे मुलायम सिंह के टाइम में तो खैर हर टीवी में हर समाचार में नवनीत ही होते थे, हालांकि आजकल वो थोड़े से साइडलाइन है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने सबसे पहले बार ट्वीट किया था और मैंने इसको रीट्वीट भी किया था और इसको लाइक और इस पर अपना कमेंट भी दिया था। लेकिन आज एक राजस्थान का अखबार ने भी छापा है, एक वो अखबार की कटिंग भी छपी है, लेकिन राष्ट्रीय समाचार पर कहीं एक कोरोना नहीं है,
कहीं ये नहीं है। कौन कोरोना वाला मूत करके फेंक दिया, ये टीवी पर आता है दिन भर। कौन जमाती पुलिस वाले को धमका दिया, ये दिन भर आता है। लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीच, ये मोटिवेशनल काम, देश के लोगों में आपसी भाईचारा मजबूत करने वाला समाचार किसी चैनल पर नहीं आया। तो आप किसको पत्रकार कहेंगे? कौन सी पत्रकारिता हमारे देश में आ रही है? कौन सी पत्रकारिता को हम जनता का पत्रकार करें? क्या इसी को कि वो दिन भर कोरोना 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 जमात 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 करता है? मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने मुताबिक, जोगी जी ने ये कहा, यही समाचार है? अगर ये समाचार है तो धिकार है सारे पत्रकारिता पर, ये जनता का प्रश्न नहीं है। अगर पत्रकारिता में ये होता कि राजस्थान में पूर्वांचल के लोगों ने इतना बड़ा काम किया, ये पत्रकारिता होता, इसको हम पत्रकारिता बोलते हैं, इसको नमन है, इस पत्रकारिता को प्रणाम है। मित्रों, अर्णब गोस्वामी पर आपका विरोध हो सकता है, मेरा भी विरोध है। वो ताली बजा करके बोलना, बेमतलब शोर मचा करके बोलना, ये सब मैं नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता मैं। लेकिन रवीश कुमार तो बड़ा शांत चित्त से बोलता है, लेकिन उसकी बोली खराब है, तो अब क्या करिएगा? अब वो बहुत ठंडे दिमाग से बोलता है तो बात खराब बोलता है, और वो चिल्ला के बोलता है तो बढ़िया बात बोलता है, तो उसका बोलने का तरीका गलत है। मैं अर्णब गोस्वामी के बोलने के तरीके का विरोधी हूं, उसका बोलने का तरीका का पक्ष नहीं था। खासतौर से वो अपने गेस्टों के ऊपर पीठ बजा करके थप्पी मार के बोलना, ये करना, वो सब छिछले स्तर की पत्रकारिता है। लेकिन अर्णब गोस्वामी के उस प्रश्न के साथ जो अर्णब गोस्वामी ने प्रश्न किया है कि पालगढ़ में हुए हत्याकांड पर सोनिया जी अब तक चुप क्यों? अर्णब को छोड़िए, मैं ये प्रश्न कर रहा हूं आप सबके सामने कि हे आदरणीय सोनिया जी, मेरे मन में आपके प्रति अगाध श्रद्धा है, क्योंकि सोनिया जी की अगर आप बुराई करेंगे तो उनकी कुछ तारीफ भी करें। आप लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चलाई थी, मान लिया मनमोहन सिंह की सरकार सोनिया जी चलाई थी। अब ये माइक्रो साइंस नहीं है, ये छुपी बात नहीं है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ओपन है। तो सोनिया गांधी जी का वो अच्छे काम भी मनमोहन सिंह वाला तो सोनिया जी के जिम्मे दिया जाएगा। आपको मालूम है, राइट टू फूड, हर गरीब आदमी के थाली में भोजन हो, इसका अधिकार का बिल सोनिया जी हिलाई थी, जो लोकसभा से पास हुआ था। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक्ट भी आदरणीय सोनिया जी हिलाई थी, जिससे आज हर ऐरा गहरा आदमी 10 रुपया का डाक टिकट लेकर के पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री जी विदेश में कितना रुपया खर्चा करके आए हैं, कौन सा भोजन किए हैं, किस गाड़ी में गए हैं, कौन सा कपड़ा पहने हैं। ये आरटीआई सोनिया जी का लाया हुआ है। लोकतंत्र में आम आदमी के पास अब इससे बड़ा हथियार हो ही नहीं सकता। हालांकि 90% इसका दुरुपयोग हो रहा है, 90% से ऊपर इसका दुरुपयोग हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में सीधा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार सोनिया जी को दिया हुआ। तो आप सोनिया जी को धन्यवाद बोलिए। सोनिया जी एक भारत की महिला है। हमारा संस्कृति है कि हम अपने से बड़े आदमी का सिर झुक के प्रणाम करते हैं, पांव छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको अपमानजनक हम नहीं करते। और हमारे यहाँ तो नारी सर्वत्र पूजते हैं, महिला का पूजा तो लिखा है कि महिलाओं के विषय में आपको कहा गया है कि आप महिला के लिए कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो अगर आप महिला के लिए कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सोनिया जी जैसी महिला जो लोकसभा की सदस्य हैं और लोकसभा में बहुत दिन से नेता की हैसियत से विपक्ष में भी रहे और पक्ष में भी रही हैं, आप उनको इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? और सोनिया गांधी के विरुद्ध उस शब्द के लहजे का मैं विरोध करता हूं, लेकिन उस प्रश्न के मैं साथ हूं जो उसने पूछा है। मित्रों, कई लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं पहले उन लोगों की बात पढ़ लूं, उसके बाद अपना बात रखूंगा। सबसे पहले श्रीकांत कुमार सिन्हा भाई, नमस्कार, कैसे हो? बहुत नमस्कार। राहुल पाटिल क्या हाल है? आजकल मुख्यमंत्री को सर पे बैठा लिए हो, आए तुम्हारे मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न है और उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा कि पालघर के लोगों को वो क्रिश्चियन कम्युनिटी और धर्मांतर में अंधे हो चुके लोगों के द्वारा हत्या करने के बाद अब तक क्या किया? गिरफ्तार कर लेना नहीं है, उस तरह का माहौल ही क्यों दिया कि कोई आदमी इस तरह से नृशंस पीट करके हत्या कर दे? ये ठीक नहीं है। प्रेमनाथ द्विवेदी, गंभीर और तर्कसंगत बातें। सादर प्रणाम द्विवेदी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ज्ञान भास्कर द्विवेदी बने हैं? नहीं है मेरे ख्याल से। ज्ञान भास्कर द्विवेदी ने लिखा है कि मैं भारत के बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी और दिल्ली में रहता हूं, और यदि कोई मुझसे मेरे गांव का नाम लेकर बुलाए तो मुझे गर्व ही होगा। फिर अर्णब गोस्वामी द्वारा सोनिया गांधी को इटली वाली कहकर बुलाए जाने पर कांग्रेसियों को ये गाली क्यों लगती है? आई सपोर्ट अर्णब गोस्वामी, आई सपोर्ट अर्णब गोस्वामी। ज्ञान भास्कर द्विवेदी, इटली वाली कहने से किसी को कोई ऐतराज नहीं है।
एंटीना मांटिनो कहने से भी कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। मेरे को कोई बलिया वाला कहे मुझे प्राउड फील होगा, मुझे कहीं से कोई झिझक संकोच नहीं होगी। लेकिन वो एक नेता विपक्ष है, एक बहुत बड़ी नेता है, उनके लिए जिस लहजे का प्रयोग किया, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं कह नहीं रहा हूं, वो बड़ा गलत था। वो कह सकते थे ज्ञान भास्कर द्विवेदी, अर्णव गोस्वामी कि ये मैं जैसे प्रश्न किया, मैं बड़ा शालीनता के दायरे में किया कि आदरणीय सोनिया गांधी जी अगर बाटला हाउस में रात भर रोई थी जैसा कि सलमान खुर्शीद ने बताया है, तो उनको तो अब तक हार्ट फेल हो जाना चाहिए। ये मेरा प्रश्न ठीक है। मेरा कहने का लहजा देखो, ज्ञान भास्कर गांव का है, द्विवेदी जी सुन रहे हैं और श्रीकांत कोई भाषा समझ में आएगी, राहुल पाटिल मराठी है, उसको पता ना समझ में आएगी कि नहीं, बट मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि आप किसी वरिष्ठ महिला के यहाँ जाइए और बोलिए माता जी नमस्कार, माता जी प्यास लगा है। वो बुजुर्ग महिला पानी और गुड़ ले आकर के आपको देगी, आप पानी पीजिए और आशीर्वाद देगी। आपने कहा माता जी, लेकिन अगर आप उसी महिला को कह दें कि मेरे पिताजी के पत्नी जी, और आपका पिताजी को पत्नी नहीं है, तो आपको जुतियां मारेगी, लतियाएगी, जितनी शक्ति होगा उतने ज्यादा मारेगी आपको। बात दोनों बराबर ही है, माता जी भी पिताजी के पत्नी को ही कहते हैं, लेकिन कहने का अर्थ अलग अलग है। यहां माता जी कहने का मतलब उस वरिष्ठ महिला का सम्मान है, और पिताजी का पत्नी कहने का मतलब उसका अपमान है। सोनिया गांधी जी से प्रश्न पूछना गलत नहीं है। सोनिया गांधी जी को इटली का रानी, इटली का महारानी, इटली का मांटिना कहने पर एतराज नहीं है। एतराज है उस लहजे का जो अर्णव गोस्वामी ने इस्तेमाल किया। आप अंतर को समझिए, अंतर समझिए, बिल्कुल ठेठ भोजपुरी में समझ लीजिए, आपके गांव का भाषा है। एक श्रीकांत छोड़ करके श्रीकांत सिंह समझेंगे और द्विवेदी जी समझेंगे, बड़े भाई आदरणीय निर्मल सिंह जी भी समझेंगे। इस भाषा को समझिए तो आप देखिए कि आप आदरणीय माता जी मुझे प्यास लगा कहना चाहते हैं, या मेरे पिताजी की पत्नी जी मुझे प्यास लगा है कहना चाहते हैं, या आपके ऊपर है। और दोनों का परिणाम आपके सामने कह के देख लीजिएगा। ये है, आप बलिया का है, बिल्कुल ठीक है, आपको मैं भी बलिया का हूं, लेकिन आपको बलिया का सुनने में शान शर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ हल्के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो आपको बुरा लग जाएगा। ज्ञान भास्कर द्विवेदी जी मैं कह रहा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कुछ और शब्दों का प्रयोग करूंगा ना, अर्थ उसका वही होगा, वो आपको बुरा लगेगा। और आपको बुरा लगना भी चाहिए अगर आप स्वाभिमानी आदमी हैं, और आप स्वाभिमानी है, ये मुझे भरोसा है। प्रेम अर्णव गोस्वामी जिंदाबाद, एकदम जिंदाबाद। मैं अर्णव गोस्वामी को मुर्दाबाद हूं, प्रेम भाई कहीं नहीं रहा हूं। अर्णव गोस्वामी के प्रश्न के साथ हूं मैं, लेकिन अर्णव गोस्वामी के तरीके के साथ नहीं हूं मैं। ये मेरा बात है, प्रश्न उसका बिल्कुल जायज है, लेकिन वही बात है ना कि बढ़िया प्रश्न बुरे तरीके से, जिससे चाशनी फ्लैप इतना खराब था कि उसका अर्थ ही खराब हो गया। हाँ मनीष भाई नमस्कार, सोनराज आलम भाईजान नमस्कार, कैसे सोनराज भाई? प्रेम नारायण द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूं मैं। पंडित अरुण कुमार ओझा जी प्रणाम। बलिया के महान ओझा जी भी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। द्विवेदी जी, आदरणीय पंडित अरुण कुमार ओझा जी हमारे बलिया जिला का रहने वाले हैं और मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा लग रहा है। बजरंगी सिंह नमस्कार भाई। अब प्रेम सिंह लिख रहे हैं कि देश की नहीं इटली की है। अब वो देश की है मेरे भाई। अब आपकी पत्नी जिस तरह से नैनी की नहीं चांदपुर की है, मेरी पत्नी बबुरा की नहीं शोभा छपरा की अब हो गई, उसी तरह से वो इटली की नहीं है, इंडिया के हो गए हैं। 1968 में जब उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर लिया, तब से आदरणीय सोनिया जी भारत की सम्मानित नागरिक है। जिस तरह से आप और जिस तरह से हम हैं, जिस तरह से आपका आधार बना है, इलेक्शन कार्ड बना है, पैन कार्ड बना है, उसी तरह से आदरणीय सोनिया जी पर वही सब धारा लागू होता है जो आप पर लागू होता है। सोनिया जी के विरुद्ध प्रश्न करना बिल्कुल जायज है, मैं भी पूछ रहा हूं, लेकिन सोनिया जी के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है, जबकि वो एक लोकसभा के सम्मानित सदस्य है, एक पार्टी की चेयरपर्सन थी जो 15 साल तक सरकार चलाया है। सोनिया गांधी ने अगर देश में दिया है तो आरटीआई दिया है, उसका सम्मान कीजिए। राइट टू फूड दिया, इसका सम्मान कीजिए। उनकी बहुत सारे ऐसे मनरेगा दिया है जिसके माध्यम से आज सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है सारे मजदूरों को। आज कोरोना के महामारी में आप समझिए कि अगर मनरेगा नहीं लगा होगा और मनरेगा में लोग रजिस्टर नहीं होते तो कितनी भूखमरी होती, सारे अफसर पैसा खा जाते, किसी मजदूर के पास नहीं जाता। ये मनरेगा के माध्यम से जाता है और मनरेगा का श्रेय सोनिया गांधी को जा रहा है। मैं सोनिया गांधी को अपमान करने की इजाजत नहीं देगा। मैंने प्रेम भाई कहा था कि सोनिया जी आपको इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा
कि अगर आप बटला हाउस इनकाउंटर में रोई थी तो पाल घर में अब तक आपका हार्ट फेल क्यों नहीं हुआ। मैं तो इतना ऊंचा बोल रहा हूं कि आपका तो उस घटना और इस घटने की अगर तुलना ही नहीं है। वो तो सीधे एक अपराधी था, पुलिस ने इनकाउंटर किया, पुलिस को उसने काउंटर फायर किया था, तब पुलिस ने इनकाउंटर किया। और ये तो निहत्थे साधु थे भाई, इनको मारना तो जघन्य अपराध है। ये सुन करके तो आपकी हृदय गति रुक जानी चाहिए थी। टीवी में कोहराम मच जाता कि सोनिया गांधी इतनी सुदृढ़ हृदय है, इतना आगाध दिल है उनका कि उन्होंने इतनी बुरी समाचार देखी और उनका हृदय गति रुक गया। ये होना चाहिए था। लेकिन मेरा पूछने का शालीन है, मैं शालीनता से पूछ रहा हूं। आदरणीय सोनिया जी, आपको ये बताना चाहिए। इसी तरह से मैं अगर सोनिया जी के विषय अपमान में कुछ कहता, यही गलत बात होती। प्रेम भाई मैं ये कह रहा हूं। प्रेम भाई फिर लिख रहे हैं कि कहां मौत का सौदागर कहा, तो वो मैं अभी कहूंगा। पहले प्रश्नों का जवाब देंगे, ये मैं कहने वाला हूं। अभी मैं कह रहा हूं मौत का, और कई है मेरे पास, कई रिकॉर्ड्स हैं। कुंवर भूपेंद्र भाई नमस्कार। रणधीर भाई, हाँ जय त्रिनेत्री स्वामी जी, जय हो स्वामी जी की। रणधीर भाई मेरे बलिया के हल्दी नरेश हैं और बहुत ही सात्विक विचार के आदमी है, धार्मिक प्रेम में। गौरव पांडे जी को नमस्कार। राम प्रकाश भाई को सादर प्रणाम। मुनि यादव जी को भी सादर प्रणाम बोल रहा हूं मैं। अब एक मिनट, कुछ लोग नए, अरे आदरणीय अजित भैया को सादर प्रणाम। आखिरी संतों की हत्या पर चुप्पी को, मैं यही प्रश्न कह रहा हूं मैं, बिल्कुल। राहुल भाई ने कुछ लिखा, मैं पहले राहुल भाई की बात पढ़ दूं, नहीं उसके पहले कई लोगों ने प्रश्न करे। हाँ एक मिनट, राहुल पाटिल जी ने पत्र, मैंने राहुल पाटिल को बोला था ना, राहुल पाटिल महाराष्ट्र के क्षत्रिय पुत्र है और बहुत काबिल आदमी है। तो राहुल पाटिल को मैं प्रश्न किया था कि आपकी सरकार ने क्या किया, वो पर राहुल पाटिल ने जवाब दिया है। मित्रों, राहुल एक बहुत समझदार आदमी है, बहुत ओजस्वी आदमी है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के लिए बड़े संघर्षशील रहा है ये आदमी, और बहुत ही काबिल तारीफ और बड़ा आदर के लिए। मेरा तो प्रिय भाई है, मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन राहुल पाटिल बहुत ही होनहार आदमी है। राहुल पाटिल ने लिखा है कि पत्रकारिता सत्ता या पर विपक्ष का पुरस्कार बने तो समझो पत्रकारिता का घोर पतन काल शुरू हो गया। लेकिन याद रहे कि पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट भी जाता है। उसी तरह से आज की पत्रकारिता 99% दूषित कुकर्मी घुस गए हैं जो पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। 1% अच्छे जो है बचे हैं, उन्हें पत्रकारिता के अंदर की सच्ची पत्रकारिता करनी चाहिए। अर्थात उदंडता पूर्वक, नीचता पूर्वक, पक्ष विपक्ष, अंधभक्त पक्षधर बनने वाले पत्रकारों को चरित्र चित्रण करने की आवश्यकता है। पत्रकारिता के अंदर की पत्रकारिता अभियान चलाया जाना चाहिए और मुखर होकर के चलाया जाना चाहिए। जो भी पत्रकारिता जगत के साथी हैं या वो जो बाहर के साथी हैं, यानी गैर पत्रकार मतलब आम जनता, अगर उनके पास पत्रकारिता को कलंकित करने वाले लोगों के बारे में तथ्यपरक सच्ची जानकारी है तो हमको भेजो, हम चाहे कोई भी बिना भेदभाव उसके विरुद्ध प्रकाशित करेंगे, उजागर करेंगे। राहुल पाटिल, तुम लेट जुड़े। मैं सबसे पहले यही प्रश्न किया था कि अभी आज की पत्रकारिता, अगर आप अर्णव गोस्वामी को पक्षपाती कह रहे हैं तो फिर बाकी को किसको निष्पक्ष कह रहे हैं। 1% लोग हैं, मैं पहले आपके कहने से पहले मैं कह चुका था कि 1% लोग हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। उनकी पहुंच मीडिया घराने में है ही नहीं, ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। वो बेचारे अपने हालात पर अपने घर पे रो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं वो पत्रकारिता क्यों सीखा जो पत्रकारिता की कल्पना करके पत्रकार बनाए गए थे। लो, ये है आज की तारीख में। मोदी जी को कोई सूट नहीं करेगा कि कोई ओरिजिनल पत्रकार आ जाए, और सोनिया जी को भी कोई सूट नहीं करेगा कि कोई ओरिजिनल पत्रकार आ जाए। ये बात सच्चाई है। इस मामले में सोनिया और मोदी जी दोनों सिक्का के पहलू, एक हेड और टेल, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे आदरणीय सोनिया जी भी हैं और आदरणीय मोदी जी भी हैं। मोदी जी को भी सूट नहीं करेगा कि कोई पत्रकार आ जाए, जिस तरह से सोनिया जी को भी सूट नहीं करेगा। आज अर्णव गोस्वामी ने सोनिया जी पर प्रश्न उठा दिया तो सारे अंग, यही अर्णव गोस्वामी सोनिया जी की भक्ति करता था तो सब दिक्कत नहीं थी। यही सारे पत्रकार जब कांग्रेस का शासन था तो ये सब के सब उलटमासी हो गए थे, तब कोई प्रश्न नहीं उठ रहा था। ये फिर पत्रकार यही हम और आप रहेंगे। अगर ईश्वर ना करे, मोदी जी का नेतृत्व तो ठीक है और बड़ी बढ़िया निर्णय ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गांधी जी नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, जयप्रकाश जी नहीं रहे, सरदेव चंद्रशेखर जी नहीं रहे, वीर कुंवर सिंह नहीं रहे, मंगल पांडे नहीं रहे, तो मोदी जी कोई परमानेंट कभी अमृत पी के तो आए नहीं। एक दिन मोदी जी का भी समय आएगा तो ये देखना, यही पत्रकार फिर उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये बेपेंदी के लोटे हैं, पेंडुलम की तरह से घूमने वाले लोग हैं। इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो आदमी ऋणहीन है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे अच्छे पत्रकारों को खोजिए। अगर अच्छा पत्रकार होता तो सबसे पहले समाचार में ये चलता कि पूर्वांचल के लोग राजस्थान के सीकर में क्वारंटाइन में थे और उन्होंने उसका कायाकल्प कर दिया। किसी चैनल पर नहीं चला, किसी पर भी नहीं चला, जबकि उसी चैनल पर चला कि जमात वाले मूत करके फेंक रहे हैं।
मतलब बताइए, टीवी पर पेशाब की बोतल दिखाई जा रही है। मतलब इससे गिरी पत्रकारिता, इससे गिरे चैनल हो सकता है क्या कि आप मूत की बोतल टीवी में दिखा रहे हैं? हम साला सुबह सुबह उठ करके आंख मुंह खोज के पहले टीवी चलाते हैं कि देश में क्या हुआ, और हम मूत की बोतल देख रहे हैं। दिन भर का जतरा हमारा खराब हुआ। लेकिन उस किसी चैनल पर अगर आपने देखा होगा कि राजस्थान के सीकर की घटना किसी समाचार चैनल पर आया हो कि राजस्थान में हमारे पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्वारंटाइन में थे, तो उन्होंने कहा कि स्कूल की दशा दिशा खराब है, आप हमको पेंट वेंट दीजिए, हम स्कूल को पेंट कर देते हैं। इस पूर्वांचल की इस महान परंपरा को उन्होंने राजस्थान में परचम लहराया, बट किसी समाचार चैनल ने यह नहीं दिखाया। अब अगर इस तरह की घटिया सोच और दलाली वाली कहेंगे तो किस समाचार को कहेंगे? कौन सा समाचार है जिसको आप कहिएगा कि समाचार ज्यादा बढ़िया है? कोई बढ़िया नहीं है राहुल भाई, कोई बढ़िया नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों को, मैं भी कोशिश करता हूं कि निष्पक्ष बोलूं, ना पक्ष में ना विपक्ष में, निष्पक्ष बोलूं, तो कोशिश करता हूं कि इस तरह की बातें मैं रखूं तो वो बातें समझ आएगी। नवनीत सीकारा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ये ट्वीट किया था कि राजस्थान के सीकर में मजदूरों ने ऐसा किया। नवनीत को धन्यवाद। हालांकि आज एक अखबार ने भी वहां का छपा है, लेकिन फिर वो बहुत छोटी अखबार होती है जो खरीदने वाले नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, उसमें ही छपा है। लेकिन घटना बड़ा सही है क्योंकि वहां के अधिकारी ने भी इसकी सूचना, इस बात का ताकीद किया, बट किसी चैनल पर नहीं चला। ये चिंता का विषय है। आदरणीय वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के निर्मल भाई जी आज दिन भर रहे। मैं शुरू में यही बताया था कि वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के आज विजयोत्सव में बड़े भैया आज लॉकडाउन का सम्मान करते हुए उन्होंने ऑनलाइन किया था, और जितने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग जमा होते उससे ज्यादा ऑनलाइन में लोग जमा हो गए थे। ये वीर कुंवर सिंह का सम्मान और निर्मल सिंह का मेहनत के प्रचलित करता है कि जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाए जाते ना, उससे ज्यादा लोग थे। 1 घंटे का हमने प्रोग्राम निर्धारित किया था, 2.5 घंटे तक चला। अंत में मुझे कहना पड़ा कि भैया मोबाइल का बैटरी कई लोगों का डाउन हो रहा है, कृपया आप इसको बंद कीजिए। कई लोग नाराज हो गए कि मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि 2 घंटा लगातार बैटरी वाली मोबाइलें आजकल है लोगों के पास, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भैया आप लोगों के मोबाइल की बैटरी डाउन हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, बंद कीजिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसा मैंने शुरू में कहा था, चूंकि निर्मल भी अभी बाद में ज्वाइन किए, इस वजह से मैं दोबारा से कह दिया। राहुल पाटिल ने दोबारा लिखा है कि हे धर्म पर प्राणों की आहुति देने वाले और तब कहां थे जब यूपी में 1 महीने में 2 हिंदू नेताओं की हत्या हुई। हिंदू नेताओं की हत्या हुई थी। इस योगी और हिंदू सरकार में दलाल मीडिया। और राहुल, मैंने आपके इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है कि आज के तारीख में कहीं कोई निष्पक्ष नहीं है। कोई मोदी पक्ष है तो कोई मोदी विपक्ष है। बस 2 ही पत्रकारिता आज के तारीख में जिंदा हो रहा है। आप 1 मिनट, आखिर संतों की हत्या पर छुपी को, हाँ मैं ये प्रश्न बोल दिया, मैंने श्रीकांत भाई मैंने प्रश्न पूछ दिया था। आदरणीय अजीत दुबे जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूं मैं। हरिशंकर राय सादर प्रणाम। नमस्कार भाई जी। एसपी सिंह जी अति सर्वत्र वर्जित है। हाँ एसपी भी बिल्कुल सर्वत्र वर्जित है। ये हरिनंदन तिवारी जी, हाँ नमस्कार तिवारी जी। तिवारी जी ने लिखा है कि सर भारत की नागरिकता तो मिल गई लेकिन भारत का संस्कार नहीं मिला। भारतीय होने का गौरव कहां से आएगा सर? मैंने नागरिकता पर प्रश्न पूछा था। संस्कार तो कई आदमी जो भारत में जन्मे हैं उनके पास भी भारत की संस्कार नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कार अब मैं वर्णन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सार्वजनिक मंच है और कई बड़े बड़े लोग, आदरणीय लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं कि उनके सामने कहूं। जहां तक संस्कार की बात है तो कई लोगों में संस्कार नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कार में अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार मैंने किसी धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा। भारत के संस्कार में भाई का हत्या करके उनका धन हड़प लेना महाभारत में भी नहीं था, राज लड़ने की बात थी। भारत की संस्कार में कई चीज है, मेरे से मत कहलवाइए। लेकिन हाँ, सोनिया जी का भारत की नागरिकता पर मैंने प्रश्न किया था, संस्कार पर नहीं। संस्कार पर किसी दिन और कह लेंगे। आपका प्रश्न अपने स्तर पर ठीक है। हाँ, गामा को शुभ आशीर्वाद। अमरेंद्र जी को नमस्कार। अमरेंद्र सिंह डायरेक्टर ESI हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। राकेश शर्मा, हाँ नमस्कार भाई साहब। राजा राजेंद्र जय, बाप रे, राजा जी नमस्कार। डॉक्टर बलदेव साहू को भी सादर प्रणाम। राहुल पाटिल ने दोबारा लिखा है कि जो लोग उद्धव सरकार को 120 लोगों को अरेस्ट करने का न्याय का नाटक बता रहे हैं, वो ये भी बताएं कि अमित शाह अभी तक कितने तब्दीली को अरेस्ट किया है। न्याय का नाटक भी शुरू नहीं हुआ है। राहुल, मैं आपके इस प्रश्न के साथ हूं, बिल्कुल ठीक है। तब्दीली जमात के एक भी आदमी छोड़िए, उसके मुखिया को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बिल्कुल वोट बैंक की चक्कर में किया गया है। और राहुल, एक बात और मैं बता दूं
कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है तब तक इस देश में मुसलमान आतताई हो जाता है, मुसलमान एग्रेसिव हो जाता है, मुसलमान अपना मनमानी करने लगता है। और इस देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की शासन आती है तब तक मुस्लिम हितों की बात सबसे ज्यादा होता है हिंदू हितों की अपेक्षा। ये तो सुप्रीम कोर्ट था जिसको वजह से राम मंदिर का न्याय हो जाता। अगर नरेंद्र मोदी के जिम्मे होता तो राम मंदिर पर अध्यादेश ला देते आरक्षण के तरह से कि जीवन में कभी भी राम मंदिर ना बने। मैं आपके इस प्रश्न के जवाब में हूं। अभी तक जमात का एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है और जमात का नेता ही रोज रोज धमकी दे रहा है गिरफ्तार करके दिखाओ, नहीं हुआ है। हमारे देश में, मैं ये थोड़ा कठोर प्रश्न है, किसी को बुरा लगेगा, हिंदू होना ही अपराध की बात है और हिंदू में स्वर्ण होना तो बिल्कुल ऐसा पाप है कि आप इस धरती पर हो क्यों? क्योंकि सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि आप हिंदू हो और स्वर्ण हो, अभी तक जिंदा हो और आपकी किडनी निकाली नहीं गई। रुके, मैं अपने स्थानीय नेता को बोलूंगा कि भाई राकेश परमार बड़ा बढ़िया 1.5-2 घंटा से बोल रहा है, मतलब अभी इसकी दोनों किडनी सलामत है और बेहोश करने से पहले इसका बिना बेहोश के किडनी निकाल लेना, क्योंकि ये क्षत्रिय है, स्वर्ण समाज है और 2-2 किडनी लेकर के चल रहा है। हमारे किसी दलित भाई के काम आ जाएगा, वो बेचारा परेशान है, दारू पी के अपने किडनी गलाया हुआ है। ये हमारे देश के साथ हो रहा है। अमित शाह ने अभी तक गिरफ्तार किया नहीं है और वो करेंगे भी नहीं। इसी तरह से करते करते मामला ठंडा हो जाएगा, जमात वाला आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। जिस तरह से जामा मस्जिद का इमाम एक वाले तो बेचारे परलोक सुधार गए, गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास केस है, गिरफ्तार करके दिखा, तेरी हैसियत है। तो सरकारों को धमकाते रहते थे। कोई सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि किसी पुलिस के जवान को वहां भेज के गिरफ्तार करवा ले। लेकिन उसी सेम टाइम हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ओहदा है जगत गुरु शंकराचार्य का, भगवान शंकर का सीधा आशीर्वाद उनको माना जाता है, भगवान शंकर का प्रतिनिधि माना जाता है। उनको जो पुलिस गिरफ्तार करने गई 250 त्रिशूलधारी साथ में थे, तलवार लिए हुए। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि ये कानून का मामला है और कानून को काम करने दीजिए। एक आदमी विरोध नहीं किया। शंकराचार्य जी बस में बैठ गए, उनको फंसाया गया था तब भी बस में बैठ गए और वो कानून का सामना किया और कानून से निर्दोष साबित हुए। तो हमारे देश में हिंदू होना और क्षत्रिय होना, स्वर्ण होना, ये दोनों ही महा पाप का बात है। ये नहीं हो सकता। जमात का कोई ना तो आदमी गिरफ्तार होगा ना जमात का मुखिया गिरफ्तार होगा, ये मैं बिल्कुल कह देता हूं। वही वो दुबे का एक झूठा मूठा उसको प्लांट किया गया, दुबे गिरफ्तार हो गया। वही आपने मुंबई बांद्रा वाला कांड में दुबे गिरफ्तार हो गया ना, 2 घंटे भी नहीं लगे, क्योंकि उसके नाम के आगे दुबे लगा था। पुलिस का दुबे, हिंदू, स्वर्ण, अरे 2 घंटा क्यों लगे? उसको तो चलो 2 मिनट में गोली मार देनी चाहिए। अगर टीवी पर नहीं चल गया हो तो उसको गोली मार देते। ये है आपके महाराष्ट्र में ही। लेकिन वहां का जो इमाम ने भाषण दिया था वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ महाराष्ट्र में, चाहे सरकार उद्धव ठाकरे की हो या योगी जी की हो या मोदी जी की हो। मुसलमान को नुकसान नहीं हो सकता इस देश में। ये मेरे से लिख के ले लीजिए। किसी को बुरा लगेगा तो मेरे को क्षमा मत करें, आप मेरे पर केस कर दीजिए। यही सत्य है। और अगर आपके पास कोई इसकी पुख्ता सबूत है कि जी किसी स्वर्ण समाज के लोगों को, किसी हिंदू समाज के लोगों को कहीं पर वरीयता दिया गया हो, किसी मुसलमान को, किसी दलित पर, तो आप हमको बताइए, हम आपके सामने सिर झुका लेंगे। विशाल सिंह, अंकित पांडे जी को विशाल प्रणाम बोल रहा हूं। विशाल सिंह लिख रहे हैं कि पत्रकार अब कम, दलाल ज्यादा। हाँ भाई साहब, बिल्कुल, ये मैं पहले बोल चुका हूं। हरिंदर तिवारी जी ने लिखा है कि इस इटली की देवी को जब बटला हाउस इनकाउंटर में एक आतंकवादी मर गया तो वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। कोई संत हिंदू के हरिंदर तिवारी जी, ये आप बाद में मेरे ख्याल से ज्वाइन किए। मैं ये पहला ही प्रश्न किया था कि अगर ये सत्य था, सत्य ही होगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद जैसा वरिष्ठ आदमी कहा था, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहे हैं और राजनीतिक ऊंची रसूख है, वो बड़े आला दर्जे के राजनीतिक खानदान से भी हैं। उन्होंने कहा है तो गलत नहीं कहा होगा। तो मैंने ये कहा था कि अगर सोनिया जी बटला उस कांड में रात भर सोई नहीं थी, रात भर रोई थी, तो अब तो उनका हार्ट फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी और इसकी तुलना किया जाए तो सोनिया गांधी का हार्ट फेल हो जाना चाहिए। और अभी तक नहीं हार्ट फेल हुआ। इसका मानिए सोनिया गांधी वो गलत रोई थी और सोनिया गांधी पर प्रश्न जायज है। जो प्रश्न अर्णव गोस्वामी ने किया था जायज है। प्रेम प्रताप बल्लू ने कहा कि अगर अर्णव गोस्वामी सोनिया जी के ऊपर बोला हुआ प्रश्न गलत है तो खून का सौदागर फलाना ढिमा का कहना क्या है? देखिए बल्लू भाई, 1-2 प्रश्न नहीं है। खून का सौदागर के साथ साथ आप एक बड़ा अश्लील शब्द है, कई लोग सुन, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के और एक कैबिनेट मंत्री जी के विषय में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुस्लिम नेता ने टीवी पर कहा है, रजत शर्मा के कार्यक्रम में कहा। उस शब्द का मैं पुनरुच्चारण करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता।
उस पर हमारा पत्रकार और हमारे जमात चुप रहे तो ये तो कुछ बड़ा कोई बात ही नहीं हुई है। उस पर अगर चुप रहा तो मतलब हमारे देश में बहुत ऐसा हुआ। मैं यही बात कह रहा हूं, आप पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में चाहे सरकार मोदी जी की हो या सोनिया जी की हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप लतियाए जाएंगे, धकियाए जाएंगे, आपका अपना अधिकार छीना जाएगा। और अगर हिंदू में स्वर्ण है तो अभी तक जिंदा है, इस बात पर सरकारें अफसोस करेंगी कि अभी तक जिंदा है। राकेश परमार तो नाम से क्षत्रिय लगता है, परमार तो क्षत्रिय होता है। अच्छा, और हिंदू भी है, जय श्री राम बोल रहा है। ओहो, तो वो बोलेंगे कि भाई ये कौन से ब्लॉक में रहता है, नेटवर्क से पता करो। और देखो 2 घंटा 1 घंटा टीवी पर बोल लेता है, मतलब इसकी दोनों किडनी ठीक है, शरीर में खून भी ठीक है, तो इसका खून निकालो, मेरा कुत्ता पिएगा। क्योंकि कोरोना की वजह से मेरे कुत्ते को खुराक नहीं मिल रही है, कम से कम कुत्ता पी लेगा इसका खून। 2-1 बोतल खींचो, ज्यादा खून है इसमें। किडनी की 2-2 बोझ लेकर के चल रहा है, 1 बोझ ले आओ। हमारे कुछ आदमी दारू पीकर किडनी गला चुके हैं, परमार के पास किडनी क्या होगी? ये हमारे सरकारों की मानसिकता है और इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं तोड़ पाएंगे कि अब हम यहां पर देखिए ना, कृष्ण मोहन पांडे हैं, मनोज तेवतिया है, श्रीकांत कुमार सिंह है, आदरणीय द्विवेदी जी हैं, राकेश परमार जी हैं, रणधीर सिंह जी, हम अपने में सिंह तिवारी दुबे में बटे हुए हैं। हम एक नहीं है, हम कभी भी एक नहीं होते। अगर मान लो किसी ने आदरणीय द्विवेदी जी, प्रेम नारायण द्विवेदी जी को किसी ने गाली दिया, मैं बहुत अच्छा किया पंडित जी को गाली दिया, छत्री को नहीं न दिया है। और अगर हमको कोई गाली देगा द्विवेदी का, अच्छा हुआ है बाबू साहब को गाली दिया, हमको नहीं न दिया है, उसके बाद हम दोनों आदमी को गाली देगा, तब हम चुप हो यार हम दोनों को गाली दे रहा है। अब क्या करिएगा, आदत पड़ गया ना, क्योंकि आपने पहले मुंह खुलवा गाली दिलवाया है, पहले मैं दिलवाया फिर आप दिलवाए, उसी का मुंह तोड़ देते तो गाली नहीं दे पाता। तो हम लोगों में एकता ही नहीं है। सरकारें क्यों मुस्लिम परस्ती करती है जान लीजिए, क्यों 7 गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जब हमारे देश में कोई हिंदू धर्म के लोगों पर कुछ होता है तो देश एक नहीं होता। हमारा हिंदू ही कहता है कि हमें राम मंदिर से क्या मतलब, दान पत्र पंडित जी ले जाते हैं, हमें क्या मतलब, हमको लात मार साले को उस पर। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील का टीवी पर बयान है, लात मार दान पत्र पर, और वो चुपचाप खड़ा है। लेकिन कोई आदमी, एक आदमी कुरान शरीफ के अपमान की झूठी खबर चल गई, उसका गर्दन कट गया, रेत दिया गया पुलिस के सुरक्षा में। अब बताइए मेरी हिम्मत है कि मैं कुरान पाक के विरुद्ध में सोच लूं? क्योंकि मेरी गर्दन रेतवाने का नहीं है, बच्चों की शादी करनी है, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। तो मैं तो चुपचाप बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर कुंवर सिंह दूसरे के घर में हो, ये मैं चाहूंगा। कुंवर सिंह जरूर पैदा हो। अभी 18 से के आदरणीय कुंवर सिंह का विजयोत्सव आज निर्मल भाई ने मनाया, हम सब आभारी हैं उसके। तो मैं चाहूंगा दोबारा कुंवर सिंह पैदा हो, मेरे घर में ना हो, मेरा बेटा कुंवर सिंह जैसा ना हो जो बंदूक उठाए, दूसरे के घर में हो। तेवतिया जी के घर में हो वो ठीक बात है, श्रीकांत के घर में हो, द्विवेदी जी के घर में हो, ज्ञान भास्कर के घर में हो, मेरे घर में ना हो। ये मैं चाहता हूं। भगत सिंह जरूर आवे, बम फोड़े पार्लियामेंट में, लेकिन मेरे घर में भगत पैदा नहीं होने चाहिए। मेरे बच्चों के माध्यम से, मेरे बहू के, अब तो बहू के बच्चा पैदा होगा, तो अब उसमें ना हो जाए, ये सोच रखते हैं। कौन आगे ये कोई नहीं सोचता। और जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप लतियाए जाएंगे। मेरी बात को अगर कब बुरा होगा तो आप बुरा मानिए, क्योंकि मैं बुरा मानने के लिए ही कह रहा हूं कि मेरी बात का आप बुरा माने। मित्रों, और ये लंबा हुआ वीडियो, मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत देर हो गया, इतने लोग हैं कि मुझे हटने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी आज का प्रश्न था कि सवाल अर्नब पर है या सवाल अर्नब का है। मेरे हिसाब से अगर अर्नब पर सवाल है तो फिर सारे समाचार चैनलों को ताला लगाइए, कोरोना के लिए वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनवाया जाए, कुछ काम आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अर्नब पर सवाल मत उठाइए। अर्नब के बोलने का तरीका बेशक गलत हो, मैं भी कह रहा हूं कि उसका लहजा खराब है, लेकिन अर्नब का प्रश्न जायज है, जेन्युइन है, मैं उस प्रश्न के साथ हूं। आदरणीय सोनिया जी के प्रति मेरे दिल में सम्मान है, वरिष्ठ महिला होने के नाते, लोकसभा का सदस्य होने के नाते, देश के एक बड़ी संस्था का चेयरपर्सन होने के नाते, देश के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के वारिश होने के नाते बड़ा श्रद्धा है। लेकिन उनको प्रश्न तो है कि अगर आप बटला हाउस में रोई है तो अब क्या कर रही हैं, जबकि अगर चर्चा किया जाए तो और इसमें कोई तुलना ही नहीं है। सागर मेरा ज्वाइन कर लिया है। सागर, मैं एक बार दोबारा से कह देता हूं, आज प्रश्न बिल्कुल सारा तुम्हारा वाला था ही। मित्रों, सागर आजमी का तस्वीर दिख रहा है, नाम से पता चल गया ना कि सागर आदमी धर्म से मुसलमान है, लेकिन ये मेरा भाई है, पहले क्लियर हो। मैं राकेश सिंह परमार हिंदू हूं और ये सागर आजमी
हालांकि डॉक्टर सागर आदमी है, पीएचडी है जेएनयू का पीएचडी है सागर आदमी ने आज फेसबुक पर लिखा था कि मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं। और मैंने जो बोला था ना कि हमारे कुछ मित्र ने किया था जो बड़े करीबी हैं, अब चूंकि सागर सामने है इसलिए मैं नाम रख देता हूं। सागर आदमी ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि मैं अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध एफआईआर कराने जा रहा हूं। और मैंने सागर आदमी के ही पोस्ट पर नीचे लिखा था, चूंकि पहले मैं नाम नहीं रखा था, सागर आदमी दिख रहे हैं तो मैं इनका नाम रख रहा हूं। मैंने लिखा था कि अर्णव गोस्वामी को पहले तो मैं पत्रकार मानता ही नहीं, अगर आप उसके बाद से दुखी हैं तो आप एडिटर गिल्ड में जाइए, पत्रकार परिषद में जाइए, पत्रकार एसोसिएशन में जाइए, कायदे से इन्हीं संस्थाओं को अर्णव के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। अर्णव की पत्रकारिता के लाइसेंस कैंसिल हो, ये पत्रकार वाले लोग से डिसाइड करें, हम और आप नहीं। राजनीतिक दल के द्वारा, चूंकि सागर आदमी एक राजनीति का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, एनएसयूआई का प्रभारी रहा है, झारखंड का प्रभारी था। अभी झारखंड में जो कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया काम किया उसमें सागर का बहुत बड़ा योगदान था, सागर ने झारखंड में बड़ा काम किया है। तो ऐसे प्रतिष्ठित वेल नोन नेम वाले लोग अगर एफआईआर कराएंगे तो ये परंपरा गलत जाएगी, क्योंकि फिर कोई पत्रकार किसी भी राजनीतिक दल के विरुद्ध बोलने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। और मित्रों, 1952 से लेकर के अब तक जितने भी घोटाले, जितने भी कुकर्म खुले हैं, वो सब हमारे पत्रकारों की वजह से खुले हैं। इसलिए पत्रकारों का निर्भीक होना जरूरी है। निष्पक्ष हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन निष्पक्ष कोई नहीं है, ना अर्णव है ना रवीश है। कोई मोदी भक्त है तो कोई मोदी विरोधी है। अंत में मैं दोबारा एक बार फिर से कह दूं, सोनिया जी के ऊपर प्रश्न जायज है, लेकिन सोनिया जी के विरुद्ध अपमानजनक शब्द बिल्कुल जायज नहीं है। सोनिया गांधी मेरे लिए बड़ी आदरणीय है। सोनिया गांधी का नागरिकता अगर संदेह में है, सोनिया गांधी की आस्था अगर संदेह में है, तो सोनिया गांधी का दिया हुआ आरटीआई को क्यों संदेह में नहीं ला रहे हैं? सोनिया गांधी का राइट टू फूड को क्यों नहीं संदेह में ला रहे हैं? सोनिया गांधी का लगाया हुआ मनरेगा को क्यों नहीं संदेह में ला रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि बढ़िया बढ़िया मेरा और खराब खराब तेरा, ये नहीं चल सकता। इस तरह की दो तरफा सोच अच्छा नहीं होगा। इसलिए अंत में एक बार और कि अगर प्रश्न अर्णव पर है तो पूरी पत्रकारिता पर प्रश्न है, निष्पक्ष कोई नहीं है। सोनिया गांधी के प्रति सम्मान, आदर और निष्ठा के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कोई ऐसी बयार आएगी जो हमारे पत्रकारिता को निष्पक्ष लाएगी, ऊंचा आयाम साबित करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरे रणधीर जी ने लिखा है, मैं कुछ मैंने बताया था ना, रणधीर जी हमारे बलिया का है, बड़ा संत स्वभाव के आदमी है, हालांकि ठाकुर है, रणधीर सिंह चिकुल है, पता नहीं क्यों इन्होंने सिंह हटा दिया है, चंद्रशेखर जी से लगता है प्रेरित हो गए हैं। लेकिन रणधीर जी का घर और चंद्रशेखर जी का बलिया वाला घर आजे बाजू में है, तो हो सकता है कुछ फर्क पड़ा हुआ। अभी 17 तारीख को चंद्रशेखर जी का जन्मदिन मना है, लेकिन ये बलिया के ठाकुर हैं, बड़े सम्मानित आदमी है, रणधीर सिंह नाम है इनका। तो रणधीर भाई जी ने, तो मैं उनको प्रणाम बोल रहा हूँ। रणधीर भाई ने लिखा है कि राष्ट्रवादियों की खोज करें, आज भी यह संख्या 100 करोड़ नहीं मिलेगी, लाखों में मिलेगी और बड़ी कठिनाई होगी। खोजने में भ्रम न पालें, राजनेता जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं, वह समाज बिना किसी सरकारी खैरात के आज भी राष्ट्रवादी है। रणधीर भाई जी, सबसे तो पहले मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी मुंह से राष्ट्रवादी कह रहा है तो प्रथम दृष्टया वो राष्ट्रवादी नहीं है। वो टीवी पे आता है ना, मैं राष्ट्रवादी पत्रकार, मैं राष्ट्रवादी नेता, वो राष्ट्रवादी है ही नहीं है। और वो जो सही में राष्ट्रवादी है वो अपने आप को चिल्ला कर राष्ट्रवादी कहता नहीं है। हमें और आप जैसे लोगों को पहचानना पड़ता है कि ये आदमी राष्ट्रवादी है, उसके राष्ट्र के द्वारा किए हुए कामों से, उसके राष्ट्र के द्वारा किए हुए योगदान से। खैर, ऐसे बहुत लोग हैं। सरदेव चंद्रशेखर जी कहते थे कि तुम 5-6% लोगों की चर्चा करते हो, जबकि 95% लोगों के पास तुम जाते ही नहीं हो। पूरे देश की राजनीतिक जमात में 5% लोगों ने नागरिकता सदस्यता लिया है राजनीतिक पार्टियों का, 95% लोग खाली है, कहीं नहीं तुम जाते, पर्ची लेकर के घर में काट करके दे जाते हो। तुम उन 95% लोगों के पास जाओ और उनको अपने पार्टी के नीति नियम बताओ। राजनीति में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली तुम्हारी पार्टी होगी, तुम जाओ तो सही। तो उसी तरह से आप गाँव में, शहरों में राष्ट्रवादी को खोजने जाए, एक में खोजेंगे 1000 मिलेगा रणधीर भाई, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वही होता है कि पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है और नीचे गिरने के लिए ढलान की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश में ढलान बहुत ज्यादा है, ऊंचाई पर प्रेशर कोई लगाता नहीं, किसी को कोई बूस्ट करता नहीं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। खैर, कोरोना वायरस की महामारी पर हम सब लोग चिंतित हैं। आप कृपया अपने घरों में रहें। अगर नहीं रहेंगे तो 3 तारीख के बाद सरकार लाठी से पीट के आपको घरों के आगे ताला लगा देगी। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए
कोरोना को हराने के लिए अपने घर में रहिए, तभी हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान। नमस्कार।